संगठन 32 राज्यों में, टोटल 36 राज्य है, तो 36 में से 32 स्टेट में मानसिक संगठन का नेटवर्क फैल चुका है। और केवल मात्र बांग्लादेश के बॉर्डर के पास और बांग्लादेश के बॉर्डर के पास जो 4 स्टेट है, वो 4 स्टेट ही बाकी उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम चारों दिशाओं में बहुत विशाल संगठन हमने खड़ा किया है। और ये विशाल संगठन खड़ा करने के बाद मानसिक तो आप लोग जानते हैं, मुलाजिमों का, कर्मचारी लोगों का संगठन है। और कर्मचारी लोगों का संगठन बनाने के पीछे भी बहुत गहरी सूझबूझ थी। वो गहरी सूझबूझ ये थी कि जो SC ST OBC के लोग हैं, ये साधनहीन लोग हैं। ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि SC ST OBC के जो लोग हैं वो बहुसंख्यक लोग साधनहीन लोग हैं। और साधनहीन लोगों का कोई राष्ट्रीय स्तर का आंदोलन निर्माण नहीं किया जा सकता, क्योंकि आंदोलन को चलाने के लिए बुद्धि, पैसा, हुनर, समय और श्रम, बुद्धि, पैसा, हुनर, समय और श्रम, ऐसे मौलिक 5 साधनों की जरूरत होती है। तब जाकर बड़ा संगठन निर्माण किया जा सकता है। और बुनियादी रूप से संगठन निर्माण करने के बाद ही आंदोलन का निर्माण किया जा सकता है। अगर बुनियादी रूप से संगठन नहीं है तो आंदोलन निर्माण नहीं किया जा सकता। तो इसलिए बहुत लंबा समय लगाकर मैंने 625 जिलों में 769 जिले हैं देश में, 769 में से 625 जिलों में, इतने जिलों में हमने संगठन खड़ा किया। और मैं फिजिकली 500 जिलों में जाकर मीटिंगें की। मैंने खुद 500 जिलों में जाकर फिजिकली मीटिंगें की, क्योंकि हम लोग एक महत्वपूर्ण सिद्धांत समझ चुके थे कि हमारे लोगों के लिए देश में परिवर्तन जरूरी है। जो ब्राह्मणिकल सोशल ऑर्डर है, उन्होंने ऐसी खड़ी व्यवस्था पैदा की, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ऐसी खड़ी व्यवस्था निर्माण की। अगर वो ऐसी होती आई तो सारे वर्ण के लोग बराबर होते, मगर ये ऐसी खड़ी व्यवस्था बनाई जिसमें कुछ लोग ब्राह्मण ऊपर है, ब्राह्मण के नीचे क्षत्रिय है, क्षत्रिय के नीचे वैश्य है, वैश्य के नीचे शूद्र है, और शूद्र के नीचे तमाम शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और नॉमेडिक टाइप के लोग देश में है। तो ये व्यवस्था, जिसको मैं ब्राह्मणिकल सोशल ऑर्डर कह रहा हूं, ये मूलतः विषमता पर और गैर बराबरी पर खड़ी व्यवस्था है। इसको हमारे लोग समझना बहुत जरूरी है। आज हमारे लोग इससे विरोध में प्रतिकार करने के लायक क्यों नहीं है? कभी हमारे लोगों ने गंभीरता से इसके बारे में सोचा? जिस व्यवस्था ने हजारों सालों से हमको गुलाम बनाकर रखा, हमारे लोग इस व्यवस्था के विरोध में उठकर खड़े क्यों नहीं हुए?
लंबे समय तक क्यों नहीं खड़े हुए हैं? तो उसका कारण था ब्राह्मणिकल सोशल ऑर्डर ने, ब्राह्मणों ने हमारे SC ST OBC को 6000 जाति के टुकड़ों में बांटा। जब अंग्रेज भारत में आए तो ब्राह्मण अंग्रेजों को गाली गलौज या विरोध करते थे, तो उसका कारण बताते थे। भैया लोग उनको पूछते आप अंग्रेजों के विरोध में क्यों आए? तो उनको कारण बताते थे कि इन्होंने हिंदू और मुसलमान 2 टुकड़ों में लोगों को बांटा। जिन्होंने 6000 टुकड़ों में लोगों को बांटा था, वो लोग कहते थे कि अंग्रेजों ने हिंदू और मुसलमान 2 टुकड़ों में बांटा। इसका मतलब यह है कि बांटना अच्छी बात नहीं है। चलो ठीक है, बांटना अच्छी बात नहीं है, तो इस हिसाब से अंग्रेज बुरे लोग थे, तो मानना पड़ेगा। हाँ, बांटने की बात अच्छी नहीं है, तो इस हिसाब से अंग्रेज बुरे थे। मगर 6000 टुकड़ों में बांटने वाले ब्राह्मण निश्चित रूप से, अगर इस गणित को लगाया जाए तो ब्राह्मण 3000 गुना अंग्रेजों से ज्यादा खतरनाक लोग थे। 3000 गुना। 15 अगस्त 47 को देश आजाद हुआ तो कब्जा ब्राह्मणों का हुआ। कब्जा ब्राह्मणों का हुआ, क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू कश्मीरी ब्राह्मण थे, उन्होंने ब्राह्मणों का कब्जा करवाया। आज प्रशासन में 96% IAS IPS IRS अधिकारी ब्राह्मण है, प्रथम श्रेणी के अधिकारी। तो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में ब्राह्मण लोगों ने कब्जा करा हुआ है, तो केवल संसद पर ही इनका कब्जा नहीं है। संसद में एक पार्टी कांग्रेस हुआ करती है और एक पार्टी बीजेपी हुआ करती है। वो कांग्रेस जाती है तो बीजेपी आती है, बीजेपी जाती है तो कांग्रेस आती है। तो कांग्रेस संगठन बनाने वाले ब्राह्मण लोग हैं, बीजेपी संगठन बनाने वाले RSS के लोग हैं, RSS बनाने वाले ब्राह्मण लोग हैं, ठाकुर के ब्राह्मण लोग हैं। इसका मतलब है कांग्रेस और बीजेपी, बीजेपी और कांग्रेस दोनों ब्राह्मणों का संगठन है। हमारे लोग गौर ही नहीं करते चीजों को। इसका मतलब दूसरा है कि कांग्रेस जाती है तो बीजेपी आती है, बीजेपी जाती है तो कांग्रेस आती है। एक राजाराम है, एक सीताराम है। राजाराम जाता है, सीताराम आता है, सीताराम जाता है, राजाराम आता है। एक ब्राह्मण जाता है, दूसरा ब्राह्मण आता है, दूसरा ब्राह्मण जाता है, पहला ब्राह्मण आता है। जब इसमें कांग्रेस जाकर बीजेपी आती, बीजेपी जाती है, कांग्रेस आती, तो हमारे लोगों को खुशी होती, अरे परिवर्तन हो गया। तो हमारे जो बहुत मतलब खराब शब्द है बोलने की इच्छा नहीं हो रही है। हमारे जो लोग है, तुम्हारे इलाके में एक शब्द पूरी उत्तर प्रदेश में यूज होता है, वो पूर्वक है। आपके उस इलाके में पता नहीं पूर्वक शब्द यूज होता है कि नहीं होता है, मगर पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में ये शब्द यूज होता है, पूर्वक। तो हम लोग एक कांग्रेस और बीजेपी, बीजेपी और कांग्रेस में जब सरकार का बदलाव होता है तो हमारे लोगों को खुशी होती है कि परिवर्तन हो रहा है। मगर एक ब्राह्मण की जगह दूसरा ब्राह्मण आ जाता है, दूसरे ब्राह्मण की जगह पहला ब्राह्मण आ जाता है, परिवर्तन तो होता ही नहीं है। इलाइका में ब्राह्मणों का राज, कार्यपालिका में IAS IPS IRS अधिकारी ब्राह्मणों का राज है, न्यायपालिका में हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट पे इनके ही लोग बैठे हुए हैं। मीडिया 4 प्रकार का है, तो लोकतंत्र के 4 पिलर हैं, तो उसमें मीडिया है, चौथा
पिलर, तो ये 4 पिलर जो ये मीडिया के 4 पिलर है, मीडिया चौथा पिलर है और मीडिया के 4 पिलर है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया जिसमें अखबार चलता है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो टीवी का कार्यक्रम चलाते हैं। तो प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ट्रेडिशनल मीडिया, मुरारी बापू, आसाराम बापू, डोंगरे महाराज, ओझा महाराज, ख्वाजा महाराज, एलियजर महाराज, बचा खुजा महाराज, कितने लोगों के नाम, पहले बहुत सारे नाम है। महाराज तो महाराज है, अभी आजकल बापू के साथ साथ बापिया भी आ गई है, वो भी प्रवचन कर रही है ब्राह्मणों के। और हमारे लोग जो है तो उसको ध्यान लगाकर धार्मिक समझकर सुनते रहते हैं बड़े। तो विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और मीडिया, तो इस प्रकार से ये मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, ट्रेडिशनल मीडिया, वोकल मीडिया, वोकल मीडिया जो कार्यकर्ता बनकर, प्रचारक बनकर, आरएसएस के प्रचारक बनकर मौखिक रूप से बोलते रहते हैं, प्रचार करते रहते हैं ना। हमारे तो लोग हैं बहुत सारे आरएसएस के प्रचारक। तो ये इस तरह का 4 पिलर मीडिया जो है इनका ही कब्जा है, सारा का सारा कब्जा इनका ही है। और हम लोग केवल लाइन लगाकर चुनाव में वोट दे रहे हैं, वोट में देने वाले लोगों की संख्या भी हमारी ज्यादा है। हम लोग ऐसा कर रहे हैं। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि हम ये संगठन इसमें बदलाव लाने के लिए खड़ा किया है। हम इस बात से सहमत नहीं है कि राजाराम की जगह सीताराम आ जाए और सीताराम की जगह बदल कर राजाराम आ जाए, एक ब्राह्मण की जगह दूसरा ब्राह्मण आ जाए और दूसरा ब्राह्मण की जगह पहला ब्राह्मण आ जाए। हमें इस तरह का परिवर्तन नहीं चाहिए, बल्कि हम इस तरह के परिवर्तन को परिवर्तन मानने के लिए तैयार नहीं। जिसे 15 अगस्त 47 को हम आजादी कहते हैं, अंग्रेज विदेशी थे, डीएनए के अनुसार प्रमाणित हो गया ब्राह्मण विदेशी है। तो अंग्रेज का डीएनए विदेशी था, ब्राह्मण का डीएनए भी विदेशी है। तो 15 अगस्त आजादी का दिन कैसे, किस आधार पर है? क्योंकि तो एक विदेशी जाकर दूसरा विदेशी काबिज हो गया, और काबिज होने के लिए वो लोग क्या करते हैं? चुनाव का इस्तेमाल करते हैं। बोलते तुम्हारे ही लोगों ने तो हमको चुना है, तुम्हारे ही लोगों ने हमको बहुमत दिया है, अब हमने बहुमत नहीं दिया है, ऐसा भी हम कह नहीं सकते, क्योंकि चुनाव हो रहे हैं, हम ही उन लोगों को चुनाव दे रहे हैं, चुनाव में चुनवा रहे हैं। हम ही कांग्रेस को कह रहे हैं कि कांग्रेस तो सेकुलर है, और ये बात मुसलमानों को बहुत अच्छी लगती है। जबकि कांग्रेस के राज में इतने फसादात हुए, इतने लाखों मुसलमान मारे गए, इसके सारे आंकड़े होम डिपार्टमेंट में रिकॉर्ड में अवेलेबल। तो साथियों, हम लोगों को इस देश में परिवर्तन की जरूरत है, और परिवर्तन का मतलब ये है कि इस देश के मूल निवासी जो लोग हैं, उन लोगों का राज यहाँ होना चाहिए। तो राज हासिल करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा? तो सबसे बड़ी बात, पहले नंबर पर हमारा राष्ट्रीय स्तर का संगठन होना चाहिए। अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों का राष्ट्रीय स्तर का ज्यादा मजबूत संगठन क्यों नहीं हो रहा है? कभी हम लोगों ने इसके बारे में गंभीरता से सोचा नहीं, क्यों नहीं हो रहा है? उसका कारण है 17 अगस्त 1932 को गांधी जी ने आमरण अनशन शुरू किया
किसके विरोध में? कि बाबा साहब अम्बेडकर ने अंग्रेजों से लड़ झगड़ कर सेपरेट इलेक्टोरेट हासिल किया। आज 131 मेंबर पार्लियामेंट और 1200 से ज्यादा एमएलए विधानसभा में जुड़कर जा रहे हैं। आप लोगों ने इन आंकड़ों पर भी कभी गौर नहीं किया होगा। 131 मेंबर पार्लियामेंट शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के, ओबीसी के और माइनॉरिटी के चल रहा हूं कि बाबा साहब अम्बेडकर के आंदोलन का परिणाम के तौर पर उन्होंने अंग्रेजों के विरोध में बड़ी लड़ाई लड़कर सेपरेट इलेक्टोरेट हासिल किया। सेपरेट इलेक्टोरेट का क्या मतलब था? कि शेड्यूल कास्ट के कैंडिडेट को चुनने का अधिकार ब्राह्मण को नहीं होगा। शेड्यूल कास्ट के लोगों के कैंडिडेट को चुनने का अधिकार शेड्यूल कास्ट को ही होगा। वो अछूत लोग हैं, जो अस्पृश्यता बनाने वाले लोग हैं और जो अस्पृश्यता पालन करने वाले लोग हैं, वो लोग अस्पृश्य के अंदर लड़ाई लड़ने वाला आदमी चुनकर कैसे भेजेंगे? कोई ब्राह्मण इतना गधा कैसे हो सकता है कि भाई शेड्यूल कास्ट जी भाई आइए, ये हमारे हाथ से कुल्हाड़ी लीजिए और हम ब्राह्मणों के पर काटी। ऐसा ब्राह्मण अभी तक तो पैदा हुआ है, अभी मुझे तो कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। ऐसा तो कोई ब्राह्मण भारत में पैदा नहीं हुआ होगा। अगर राय बरेली के लोगों को पता हो सकता है, ऐसा कोई ब्राह्मण अगर है तो हो सकता है। राय बरेली तो सोनिया गांधी और राहुल गांधी के आसपास का इलाका है ना? तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, देखो डेमोक्रेसी जो चलती है इसको भी हमारे लोगों को समझना बहुत जरूरी है। वो क्या है? डेमोक्रेसी क्या है? रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम है। पहले राजाशाही हुआ करती थी और राजा का बेटा राजा बन जाता था। राजा बनने के पहले वो राजकुमार बन जाता था और जो राजकुमार होता था वो राजा मरते ही राजकुमार राजा हो जाता था। और राजा मरने के पहले ही थोड़ा बहुत कार्यभार उसको भी दिया जाता था, राजकुमार को भी थोड़ा बहुत ट्रेनिंग भी ले ले, ताकि मेरे मरने के बाद मैं कैसे चलाऊं ऐसा सवाल ना आ जाए। तो राजाशाही में राजा मरता था, उसका बेटा राजा हो जाता था, बाकी तमाम लोग प्रजा होती थी। हम सब लोग प्रजा होते थे। जमीन तो सब राजा की होती थी, वो थोड़ा बहुत हम लोगों को देता था। बामन के पहले राजा की। तो इस तरह से राजा तो भूमि का ही मालिक घोषित किया जाता था। राजा किसको बोलते थे? इंडस्ट्री तो होती नहीं थी। राजा शाही में कोई इंडस्ट्री थोड़ी होती है। 10 किलोमीटर। राजा शाही का मतलब होता है भूमि का मालिक। राजा का मतलब इतना भूमि का मालिक, उसका वो सीमा निर्धारित हो जाती थी और जितनी ज्यादा भूमि राजा के नियंत्रण में उतना बड़का राजा, ये भी सिद्धांत होता था। तो इस तरह से ये जो राजाशाही होती थी, ये राजाशाही के विरोध में प्रजाशाही लाने का मतलब है लोकतंत्र। और प्रजाशाही लाने के लिए क्या तरीका था कि चुने हुए प्रतिनिधि, वो जनता के प्रतिनिधि चुने हुए होने चाहिए। जनता जिसको चाहती है उसको वो चुनकर भेजे, वो जनता का प्रतिनिधि होगा और वो मिलकर किसी को मंत्री किसी को प्रधानमंत्री बना सकते हैं। ये नया तंत्र लोकतंत्र में लाया है। तो इस तरह से ये प्रातिनिधिक रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम है और ये रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम में बाबा साहब अम्बेडकर ने अंग्रेजों से लड़ झगड़ कर सेपरेट इलेक्टेड लाया। तो मेरे पास गांधी जी और जवाहरलाल जी का गुप्त जो वार्तालाप है, वो वार्तालाप मेरे पास अवेलेबल है।
गांधी जी का और जवाहरलाल का और तमाम दूसरे लोगों का गुप्त वार्तालाप उसके कुछ किताब पब्लिश हुए हैं। तो उसमें गांधी जी कहते हैं कि यदि सेपरेट प्रोक्टरेट लागू हुआ तो जवाहरलाल, ये जो SC ST के लोग हैं ये संसद में सच्चे प्रतिनिधि चुनकर जाएंगे, संसद में सही नुमाइंदे चुनकर जाएंगे, और सरकार तुम्हारी चाहे बहुमत में हो जवाहरलाल, संसद में चलने नहीं देंगे। तुम्हारे पास 300 लोग होंगे और ये 150 होंगे तो भी तुम्हारी सरकार, क्योंकि ये ऐसे बहुत लोग चुनकर जाएंगे और तुम्हारे पास इनका मुकाबला करने वाले बहुत लोग होंगे नहीं, तो संसद तुम्हारी चलने नहीं देंगे, और संसद अगर नहीं चलेगी तुम देश में राजकाज नहीं चला पाओगे। इसलिए ये सेपरेट प्रोक्टरेट के विरोध में मैं आमरण अनशन कर रहा हूं। गांधी जी ने अपने जीवन में, हैरान करने वाली बात है कि अनुसूचित जाति और जनजाति के सेपरेट प्रोक्टरेट के विरोध में आमरण अनशन किया। गांधी जी को लोग महात्मा कहते हैं, मैंने तो गलती से भी महात्मा नहीं कहा, कभी कभी गलती हो जाती है, मगर इसके बारे में मैंने गलती नहीं की। मैं गांधी जी को महात्मा कभी नहीं माना। गांधी जी को मैं महात्मा नहीं कहता हूं क्योंकि उन्होंने हमारे सेपरेट प्रोक्टरेट, आज 131 मेंबर पार्लियामेंट चुनकर गए हैं, एक भी पार्लियामेंट में एक शब्द भी नहीं बोलता। आप लोगों ने सुना होगा तो सुना होगा, मगर मैंने तो नहीं सुना। बाबू जगजीवन राम इतने बड़े नेता हुए, वो भी नहीं बोला करते। और बाबा साहब अम्बेडकर ने हमारे लोगों की लड़ाई लड़ी, सेपरेट प्रोक्टरेट हासिल किया। अंग्रेजों ने ईमानदारी से अंग्रेजों के सामने जब बहस किया, बाबा साहब अम्बेडकर ने गांधी जी की उपस्थिति में बहस किया, और गांधी जी ने जो भी अवरोध खड़ा किए थे वो सारे आर्गुमेंट, वहां तो गांधी जी बैरिस्टर थे, बाबा साहब अम्बेडकर भी बैरिस्टर थे। गांधी जी PhD डॉक्टरेट नहीं थे, बाबा साहब अम्बेडकर डॉक्टरेट थे। गांधी जी डॉक्टरेट नहीं थे, बाबा साहब अम्बेडकर DSc भी थे। केवल एक डॉक्टर नहीं थे डॉक्टरेट, और DSc भी थे। तो जब बहस हुई पार्लियामेंट में, वहां ब्रिटिश पार्लियामेंट में, तो गांधी जी ने जो भी दलीलें पेश की तो अंग्रेजी में बोलना पड़ा ना गांधी जी को। गांधी जी भी बहुत भारी अंग्रेजी अच्छी बोलते थे, बैरिस्टर थे, वो भी बैरिस्टर थे, मगर मैट्रिक बैरिस्टर थे। गांधी जी के बारे में आप लोगों को जानकारी सही है कि नहीं मालूम नहीं, मगर गांधी जी मैट्रिक बैरिस्टर थे, मगर अंग्रेजी उनकी बहुत थी। बाबा साहब अम्बेडकर भी अंग्रेजी में बहस का जवाब दिया गांधी जी को, और गांधी जी को जब जवाब दिया तब अंग्रेजों ने गांधी जी को पूछा, कोई जवाब बताइए। अब बाहर जवाब, यहाँ तो अंग्रेज लोग मेरा सुन नहीं रहे। अंग्रेजों ने गांधी जी को पूछा, ये आपकी सारी दलीलें हवा में उड़ाई अम्बेडकर ने, आपके पास कुछ कहना है तो बोलो, अभी हमारे आमने सामने। गांधी जी ने कुछ नहीं कहा। गांधी जी बाहर निकल गए और कहा, मैं मरते दम तक विरोध करूंगा, बस। आर्गुमेंट गांधी जी के पास कुछ नहीं था। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा, अरे जिन लोगों को गांधी जी हजारों सालों से अछूत बना कर, उन लोगों को आप पार्लियामेंट में जाने से रोकते हैं। अछूत जिनको तुम छू नहीं रहे हो, जिनको तुम छू नहीं रहे हो उनको भी हिंदू कह रहे हो। ये अजीब किस्म की बात है। गांधी जी को पूछा, गांधी जी आज के तारीख तक तुम्हारे लोग हमारे लोगों को कुएं में पानी भरने देते?
गांधी जी चुपचाप सुन। गांधी जी के पास कोई जवाब नहीं। तो इस तरह से साथियों गांधी जी वहां आर्गुमेंट के सामने, तथ्य के सामने, सच के सामने परास्त हो गए। परास्त होने के बाद 17 अगस्त 1932 को अवार्ड डिक्लेयर हो गया और बाबा साहब अम्बेडकर की सारी बातों को मंजूर कर दिया गया। मंजूर करने के बाद गांधी जी ने टेलीग्राम दिया, मैं इसका विरोध करता हूं, इसको पीछे लिया जाए, अगर नहीं लेते हैं तो मैं मरते दम तक आमरण अनशन करूंगा। और गांधी जी आमरण अनशन किया। यानी धमकी देकर कि अम्बेडकर अगर तुम पीछे नहीं लेते हो, अंग्रेज नहीं ले रहे हैं, अगर तुम पीछे नहीं लेते हो तो मेरे मरने की जिम्मेदारी तुम्हारे पर होगी। फिर आगे क्या होगा मैं नहीं बोल सकता। यानी वो ये कह रहे थे मैं तो मरूंगा मगर मेरे चाहने वाले लोग तुमको जिंदा नहीं छोड़ेंगे, तो मरने की हत्या करने की धमकी दे रहे। फिर भी बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा नहीं, मैं करोड़ों लोगों का मामला है, मैं इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हूं। अंतिमता बाबा साहब अम्बेडकर ने जब बाबा साहब मानने के लिए तैयार नहीं हुए तो बीच बचाव करने के लिए कुछ लोग आए और बीच बचाव करते हुए उन्होंने जॉइंट इलेक्टोरेट का सिस्टम किया। और उसमें हमारे लोगों पर बुरा असर पड़ता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए बाबा साहब अम्बेडकर ने कुछ शर्तें लगाकर उस बात को स्वीकार किया और आज 131 मेंबर पार्लियामेंट और 1200 से ज्यादा एमएलए चुनकर जाते हैं, मगर वो या तो कांग्रेस के चुनकर जाते हैं या तो बीजेपी के चुनकर जाते हैं और पार्लियामेंट में अनुसूचित जाति जनजाति की एक भी बात नहीं करते हैं। तो जो हम लोगों को वोट का अधिकार मिला, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा जो वोट का अधिकार मिला तो पुनः फैक्ट डिस्फ्रेंचाइज्ड अवर पीपल, हमारे लोगों को मताधिकार मिला हुआ है, मगर हम जिसको चुनना चाहते हैं वो चुनकर आता नहीं है और जिसको चुनना नहीं चाहते हैं वही चुनकर आता है और इस तरह से हमारा प्रतिनिधित्व चुनने का अधिकार जीरो हो गया है, उनका अधिकार जीरो हो गया है। एक सारा का सारा द्वारा किया गया। इसलिए मैं भी गांधी जी के महात्मा मानने के लिए तैयार हूँ। इसलिए मैं गांधी जी को महात्मा मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। और ये 10 साल के लिए था, ये 10 साल के लिए था। हर 10 साल बाद कांग्रेस वाले उसको हर 10 साल बाद बढ़ाए। हमारे लोग मांग भी नहीं कर रहे। कांग्रेस के लोग इतने शैतान, मांगने वाली बात नहीं मानते और जिस बात को हमारे लोग मांगे ही नहीं रहे हैं हर 10 साल बाद दे रहे, हर 10 साल बाद दे रहे, हर 10 साल बाद दे रहे। हम मांग भी नहीं रहे कि ये जॉइंट इलेक्टोरेट और 10 साल बढ़ाओ, मांग नहीं रहे, फिर भी हर 10 साल बाद बढ़ा रहे क्योंकि उससे उनको ज्यादा बेनिफिट हो रहा है। अगर उनको बेनिफिट नहीं होता तो वो क्यों उनको अगले बार 131 मेंबर पार्लियामेंट बनाते, उनके हाँ में हाँ मिलाने वाले। तो जितने एमएलए और जितने एमपी चुनकर जा रहे शेड्यूल टाइप के वो हमारे प्रतिनिधि नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा दे आर ओपनिंग देयर माउथ ओनली फॉर योइंग, वो केवल जमाई देने के लिए मुंह खोलते हैं, अन्यथा मुंह ही नहीं खोलते। पार्लियामेंट में अगर जमाई आ गई तो मुंह खोलते हैं, अन्यथा मुंह ही नहीं खोलते हैं। तो इस तरह से साथियों हमारा प्रतिनिधित्व का अधिकार इस वजह से खत्म हो गया और
आज तक उसको सुधारा नहीं गया और हमें आने वाले भविष्य में ये मुद्दा मैं नेशनल एजेंडे पे ले रहा हूं कि जॉइंट डायरेक्टरेट को खत्म कर दिया जॉइंट डायरेक्टरेट को खत्म कर दिया जाए और उसके सारे एविडेंसेस मैं इकट्ठा कर रहा हूं कि इतनी पार्लियामेंट अभी तक चुनाव चुनकर आई है और इतने लोग हमारे चुनकर आए हैं और इतना रिकॉर्ड है जिन्होंने ये बोला और बोलने में बोला मगर हमारे फेवर में कुछ भी नहीं बोला। इसका मतलब है बोला तो हमारे विरोध में ही बोला। तो ऐसे रिप्रेजेंटेटिव निश्चित रूप से चुनने का हमने अधिकार नहीं मांगा था, हमारे ही विरोध में नहीं मांगा था। इसलिए ये मुद्दा इंटरनेशनल लेवल पर भी लेकर जाने लायक है, क्योंकि कोई भी शक्ति दुनिया में किसी दूसरे को एक प्रकार का पॉलिटिकली स्लेवरी बनाने का अधिकार इसके द्वारा उपलब्ध हुआ, ये हम नहीं होने देना चाहते। तो आने वाले समय में ये लड़ाई लड़ी जाएगी। तो इसके लिए देशव्यापी संगठन निर्माण होना जरूरी था। हमसे देशव्यापी संगठन निर्माण हो गया है। अभी अगला स्टेप क्या है? अगला स्टेप है आंदोलन का। संसद तो हो गया, अभी अगला स्टेप है आंदोलन करने का। तो आंदोलन करने के लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं। अब संगठन हो गया है तो आंदोलन करने के लिए भारत मुक्ति मोर्चा नया संगठन बनाया गया है। आप लोगों को भारत मुक्ति मोर्चा का संगठन हर जिले में बनाना चाहिए, हर तहसील में बनाना चाहिए, हर ब्लॉक में बनाना चाहिए, हर ग्राम पंचायत में बनाना चाहिए और बूथ लेवल तक संगठन बनाना चाहिए। और करोड़ों लोगों को आने वाले समय में आंदोलन को आंदोलन नहीं रखना चाहिए, आंदोलन को जन आंदोलन बनाना चाहिए। जैसे 9 अगस्त 1942 को गांधी जी ने अंग्रेजों के विरोध में क्विट इंडिया मूवमेंट भारत छोड़ो आंदोलन चलाया था, उसी तरह का आंदोलन हमको भी करना चाहिए। अगर विदेशी लोग अंग्रेजों की जगह डीएनए के अनुसार प्रमाणित हो गया कि अंग्रेज ही विदेशी नहीं थे, ब्राह्मण भी विदेशी थे, उनको भारत पर राज करने का अधिकार नहीं है। कांग्रेस ब्राह्मणों की है, बीजेपी भी ब्राह्मणों की है, इसका मतलब विदेशी राज है। यानी अंग्रेजों का राज जितना था उससे ज्यादा खराब राज है। अंग्रेज कम से कम सुनते थे, न्याय करते थे, देते थे, ज्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत देते थे। शिक्षा का काम ब्राह्मणों ने बंद कर दिया था इन्होंने, बंद कर रहे हैं, अभी फिर दोबारा तरीके से बंद कर रहे हैं, बिल्कुल बोल रहे हैं। तो इसलिए साथियों, अभी हमारे पास आंदोलन करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। आंदोलन की दिशा में हमको आगे बढ़ना पड़ेगा। तो भारत मुक्ति मोर्चा इट इज एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर एजुकेशन, आंदोलन करने के लिए बनाया और ये आंदोलन शुरू हो गया है। अभी हम लोगों को जन आंदोलन की दिशा में आगे बढ़ना है और जैसे ही जन आंदोलन होगा हमारी सारी समस्या का समाधान होगा। ये बस इतना ही मैं कहना चाहता हूँ और आप लोग बहुत देर से सुन रहे हैं, इसलिए और ज्यादा मैं नहीं बताना चाहता, इतना ही कहना चाहता हूँ। आपने भी बात ध्यान से सुनी, इसके लिए आभार, धन्यवाद।